हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता का इतिहास। हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता, सैंधव सभ्यता का नामकरण कैसे हुआ ये हम देखते हैं। वर्ष 1921 में अंग्रेजों के समय में सभ्यता के रूप में सैंधव सभ्यता की खोज दयाराम साहनी महोदय ने की थी। इसका पहला नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा क्योंकि इस सभ्यता का यह पहला खोजा गया स्थल था। इसे हड़प्पा नाम चार्ल्स मैसन ने दिया था। किसने दिया? हड़प्पा चार्ल्स मैसन। सिंधु सभ्यता का दूसरा नाम सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता। सिंधु सभ्यता था, यह नाम इतिहासकार जॉन मार्शल ने दिया। तीसरा नाम सिंधु सरस्वती की सभ्यता था। यह भौगोलिक दृष्टिकोण से सबसे उपयुक्त नाम है। सैंधव सभ्यता का एक अन्य नाम कांस्य युगीन सभ्यता भी था। यह नाम इसलिए पड़ा क्योंकि सैंधव लोगों ने ही सर्वप्रथम कांसा नामक धातु को एक मिश्र धातु अर्थात तांबा और टीन से बनाया था। अब है सैंधव सभ्यता की तिथि। इस सभ्यता में कोई एक मत नहीं है। कार्बन तिथि के जन्मदाता बिलार्ड लिमिट है। कार्बन तिथि के जन्मदाता बिलार्ड लिमिट है। इस पद्धति से लगभग 40,000 वर्ष पुरानी वस्तुओं की तिथि के बारे में हमें पता चलता है। सैंधव सभ्यता की कार्बन तिथि 2350 से 1750 BC थी। यह सैंधव सभ्यता का सबसे प्रामाणिक तिथि है। अन्य तिथियां मार्टिमर व्हीलर के अनुसार 2500 से 1500 BC, मार्शल के अनुसार 3250 से लेकर 2750, अर्नेस्ट मैके के अनुसार 2800 से 2500 BC। मार्शल ने सैंधव सभ्यता की सबसे निम्न सीमा बताई। मार्शल ने सैंधव सभ्यता की सबसे निम्न सीमा बताई। माना कि सैंधव सभ्यता लगभग 300 वर्षों तक विद्यमान थी। सैंधव सभ्यता की उत्पत्ति के संबंध में मत, तो दो मत हैं। एक राष्ट्रवादी या स्वदेशियों का मत, दूसरा है विदेशी या साम्राज्यवादियों का मत। राष्ट्रवादियों में हमारे अमलानंद घोष जी और अलियन दंपति थे। विदेशी या साम्राज्यवादियों में मैके, गॉर्डन चाइल्ड, मार्टिमर व्हीलर, HD सोंकालिया थे। इसमें HD सोंकालिया को मेसोपोटामिया के जिगुरत और सैंधव सभ्यता के बलूचिस्तान नामक स्थान से चबूतरे का साक्ष्य मिला है, जिनकी चौड़ाई ऊपर की तरफ कम होती जाती है। सैंधव सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता में असमानताएं क्या क्या हैं? मेसोपोटामिया और सैंधव सभ्यता। मेसोपोटामिया यह सुमेरियन सभ्यता विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता थी, जिसका विकास ईरान में दजला फरात नदी के किनारे हुआ था। इसका नाम दजला फरात का वर्तमान नाम टिग्रिस है। यहाँ
के मकान कच्ची ईंटों के थे, जबकि हमारे सिंधु सभ्यता के मकान पक्की ईंटों के थे। मंदिर के साक्ष्य उपलब्ध थे मेसोपोटामिया में, इधर मंदिर के साक्ष्य उपलब्ध नहीं थे। लिपि ये थी वो कीलाक्षर थी, अर्थात ये तिकोनी टाइप की, ऐसे लिखते थे सब। और सिंधु सभ्यता की या हड़प्पा सभ्यता की लिपि थी हमारी चित्राक्षर। सिंधु सभ्यता की लिपि को अब तक नहीं पढ़ा जा सका, आज क्या क्या लिख के चले गए हैं सब। अब राष्ट्रवादी इतिहासकारों का मत क्या था। इन इतिहासकारों का मानना है कि बलूचिस्तान की संस्कृति, जैसे नाल, कुल्ली, राना गुंडई, और पंजाब की संस्कृति आमरी, कोटदीजी से, जबकि राजस्थान के बीकानेर की सोथी संस्कृति से संदर्भ सभ्यता का विकास हुआ है। अर्थात ये लोग मानते थे यहीं भारत में जो पूर्व विद्वान छोटी सभ्यताएं थी उन्हीं से इसका विकास हुआ है। अमलानंद घोष ने सोथी संस्कृति का व्यापक निरीक्षण किया और पाया कि यहाँ के लोग पीपल के वृक्ष की पूजा और कोड़ेदार बर्तन का प्रयोग करते थे। यह प्रयोग वर्तमान में भी भारतीय संस्कृति में प्रचलित है, अर्थात यह सिंधु सभ्यता के ज्यादा नजदीक है। विस्तार, सिंधु सभ्यता का विस्तार देखते हैं। सिंधु सभ्यता का विस्तार वर्तमान में विश्व के 3 देशों में मिलता है, सुर्तगोई और मुंडीगाग नामक स्थल अफगानिस्तान का नेतृत्व करते हैं। सुर्तगोई और मुंडीगाग नामक स्थल अफगानिस्तान का नेतृत्व करते हैं। पाकिस्तान के बलूचिस्तान, पंजाब और सिंध प्रांत से हमें साक्ष्य मिलता है। अब सिंधु सभ्यता की सीमाएं, ये हमारा सिंधु सभ्यता ऐसे त्रिभुजाकार था। इसकी उत्तरी सीमा जो कि जम्मू कश्मीर में चीनाब नदी के किनारे थी, पूर्वी सीमा आलमगीरपुर यूपी में मेरठ जो कि हिंडन नदी के किनारे था, दक्षिणी सीमा महाराष्ट्र में दैमाबाद, प्रवरा या गोदावरी नदी के पास, पश्चिमी किनारा सुतका गेंडोर या बलूचिस्तान दास नदी के किनारे था। अब सिंधु सभ्यता की जो उत्तर से दक्षिण लंबाई थी वो 1400 किलोमीटर और पूरब से पश्चिम लंबाई 1600 किलोमीटर। इसकी सिंधु सभ्यता की जो समुद्री सीमा थी लगभग 1300 किलोमीटर। ये जो सीमा है लगभग समुद्री सीमा 1300 किलोमीटर। क्षेत्रफल है इसका 12,99,600 किलोमीटर, 12,99,600 किलोमीटर, और आकार है इसका त्रिभुजाकार। सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल और वहां से मिले साक्ष्य क्या क्या है। नंबर 1 है हड़प्पा से क्या क्या मिला। यह स्थल पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में रावी नदी के बाएं किनारे पर स्थित है। इसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की। यहाँ से हमें श्रमिक आवास, अन्नागार और R37 और H नामक समाधान का साक्ष्य मिलता है। यहाँ से हमें बाट, माप और अनाज कूटने की ओखली का भी साक्ष्य मिलता है। रोथल, यह स्थल गुजरात के खंभात की खाड़ी में स्थित है। इसकी खोज SR राव ने की थी। यह स्थल भोगवा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से प्रशासनिक भवन, गोदीवाड़ा अर्थात बंदरगाह, अग्नि वेदिका व अग्निकुंड का साक्ष्य मिला है।
कालीबंगा। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित था। इसकी खोज मुख्य रूप से 1931 ईस्वी में अमलानंद घोष ने की थी। यहाँ से हमें अग्निकुंड, अग्निवेदिका और जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। कालीबंगा का अर्थ काले रंग की चूड़ियां होता है। यूनेस्को ने अपनी विश्व विरासत की सूची में जगह दी कालीबंगा को। यहाँ से भूकंप का भी साक्ष्य मिलता है। चहुंदड़ो। चहुंदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के किनारे स्थित है। इसकी खोज एन.जी. मजूमदार ने की थी। यहाँ से काजल, कंघा, लिपस्टिक अर्थात सौंदर्य प्रसाधन का साक्ष्य मिलता है। धौलावीरा। शाब्दिक अर्थ सफेद रंग का ऊमा। धौलावीरा का शाब्दिक अर्थ सफेद रंग का ऊमा। यह स्थल गुजरात में कच्छ की खाड़ी में मिले हैं। इसकी खोज 1967-68 में जगपत जोशी ने की थी। धौलावीरा की जगपत जोशी ने। यहाँ से क्या क्या मिला है तो स्टेडियम अर्थात क्रीड़ागार, सूचना पट, अभिलेख का साक्ष्य मिला है। सिंधु सभ्यता का पहला नगर था जो उच्च, मध्य और निचले नगर में बटा था। धौलावीरा ये 3 भागों में बटा हुआ था। मोहनजोदड़ो ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत सिंधु नदी के दाएं किनारे पर स्थित है। इसकी खोज 1922 में राखल दास बनर्जी ने की थी। शाब्दिक अर्थ प्रेतों का टीला अर्थात भूतों का टीला। यहाँ से सिंधुबाद के भी साक्ष्य मिले हैं। ये रहा स्नानागार का साक्ष्य मिला है। ये हमारा स्नानागार। इसमें उत्तरी और दक्षिणी भागों पर सीढ़ियां थी। पूर्वी और पश्चिमी द्वार पर नालियां मिली हैं पानी निकालने के लिए, निकास नली, पुल का पानी। एक बीच में जिप्सम धातु का लेप लगा हुआ था इसके फर्श पे। इसकी जो लंबाई थी वो 11.88 मीटर, चौड़ाई 7.01 मीटर, ऊंचाई 2.43 मीटर स्नानागार की। सभा भवन, महान स्नानागार, महान अन्नागार, कांसे की नर्तकी की मूर्ति और पशुपति देवता की मूर्ति हमें मोहनजोदड़ो से मिलती है। कुएं का भी साक्ष्य मिलता है जिससे पानी निकालकर स्नानागार की तरफ ले जाया जाता था। प्रवेश के लिए उत्तरी और दक्षिण दिशा में सीढ़ियां थी। स्नानागार के फर्श पर जिप्सम जैसी मजबूत धातु का लेप लगाया गया था। इस स्नानागार के बारे में इतिहासकार मार्शल ने कहा है तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण था। मार्शल ने स्नानागार के बारे में कहा। सिंधु सभ्यता की मोहरों का इतिहास देखते हैं। यहाँ की अधिकतर मोहरें सेल खड़ी अर्थात स्टेलाइट, सेल खड़ी, स्टेलाइट नामक धातु की बनी थी। मोहरों का सबसे प्रचलित आकार चौकोर था। इसके अलावा आयताकार, गोलाकार मोहरों का भी साक्ष्य मिला है। सबसे प्रचलित चौकोर, आयताकार और गोलाकार भी मिले हैं। मोहनजोदड़ो से पशुपति देवता की मूर्ति का साक्ष्य एक मोहर पर मिला है। इसमें पशुपति देवता अर्थात आद्य शिव
को योगासन मुद्रा में बैठे हुए दिखाया गया है। इन देवताओं को 4 पशु हाथी, बाघ, गैंडा, भैंसा चारों तरफ से घेरे हुए हैं। कौन कौन से जानवर? हाथी, बाघ, गैंडा, भैंसा चारों तरफ से घेरे हुए हैं। नोट। लोथल से हमें एक मुहर पर विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र में वर्णित चालाक लोमड़ी की कथा का दृश्य अंकित है। सुरकोटदा और राना ढूंढई सुरकोटदा और राना ढूंढई से घोड़े का साक्ष्य मिला है। नौसारों से सिंदूर का साक्ष्य मिला है। बनमाली से इक्का गाड़ी या बैलगाड़ी का साक्ष्य मिला है। रोपण से मानव के साथ साथ कुत्ते को दफनाए जाने का भी साक्ष्य मिला है। क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह कौन सा स्थल है जो कच्छ की खाड़ी में स्थित नहीं है? तो ये रंगपुर है जो कि कच्छ की खाड़ी में स्थित नहीं है। बाकी ये देसलपुर, सुरकोटदा, धौलावीरा स्थित है। इनके अलावा ये सुधोदे ये भी था। देसलपुर, सुरकोटदा, धौलावीरा और सुधोदे ये कच्छ की खाड़ी में स्थित है। सिंधु सभ्यता का राजनीतिक जीवन कैसा था? सिंधु सभ्यता का राजनीतिक जीवन, इतनी बड़ी सभ्यता जो 1500 से 2000 वर्षों तक विद्यमान रही होगी, उसका निश्चित रूप से किसी न किसी राजनीतिक इकाई द्वारा संचालित किया जाता होगा, परंतु किसी प्रकार की राजनीतिक इकाई का साक्ष्य नहीं मिलता। फिर भी यहाँ पर वणिक वर्गों के शासन का अनुमान लगाया जाता है। मेसोपोटामिया से मंदिर का साक्ष्य मिलता है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि मेसोपोटामिया में पुरोहित वर्ग शासित करता था, लेकिन सिंधु सभ्यता से ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। सामाजिक या धार्मिक जीवन, तो सिंधु सभ्यता के समाज में बुद्धिजीवी वर्ग थे, योद्धा वर्ग थे, वैश्य, श्रमिक वर्ग थे। सती प्रथा का अनुमान लगाया गया है, कंफर्म नहीं है कोई भी। सती प्रथा का अनुमान लगाया गया है। क्यों? क्योंकि कालीबंगा से 3 जोड़ी समाधान मिले हैं। लोथल से 2 जुड़वा समाधि का साक्ष्य मिला है, यानी अर्थात स्त्री और पुरुष की समाधि का साक्ष्य मिला है। कालीबंगा से 3, लोथल से 2 जोड़ी। तो इससे अनुमान लगाया जाए कि ये दोनों पति पत्नी थे और एक साथ थे। समाज 4 वर्गों में विभक्त था। एक तो बुद्धिजीवी वर्ग, योद्धा, श्रमिक, वणिक वर्ग में विभाजित था। सिंधु सभ्यता मात्र प्रधान समाज था, क्योंकि यहाँ से बड़े पैमाने पर पुरुषों की नहीं, महिलाओं की मिट्टी की मूर्तियां मिली हैं। इस अनुमान लगाते हैं कि ये मात्र प्रधान समाज था। कालीबंगा से 3 और लोथल से 2 जुड़वा समाधान साक्ष्य मिले हैं। इससे यह अनुमान लगाया गया है कि यहाँ पर सती प्रथा प्रचलित थी। वह शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के यहाँ पाए जाते थे, आदमी और औरत। मनोरंजन के साधन यहाँ पे पासे का खेल था, मुर्गी का खेल था, यही सब था। धार्मिक जीवन, प्रत्येक धर्म के हमें मूलभूत सैद्धांतिक और व्यवहारिक पक्ष दिखाई पड़ते हैं। प्रत्येक धर्म के हमें मूलभूत सैद्धांतिक और व्यवहारिक पक्ष दिखाई पड़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में सैद्धांतिक अर्थात दार्शनिक पक्ष अनुपस्थित था। सैद्धांतिक अर्थात दार्शनिक पक्ष अनुपस्थित था। यहाँ से हमें केवल
व्यवहारिक या कर्मकांडीय पक्ष के बारे में जानकारी मिलती है। सिंधु सभ्यता के लोग बहुदेववादी थे। ये लोग विभिन्न देवताओं की पूजा पाठ किया करते थे। यहाँ मातृ देवी की पूजा, पशुपति देवता की पूजा, सर्व पशुओं सर्प, पशुओं जल, मातृ देवी की पूजा, पशुपति देवता की पूजा, सूर्य, पशुओं जल, सूर्य, वृक्ष की पूजा की जाती थी। और वर्तमान में पूजा पाठ की यह पद्धति भारतीय संस्कृति में उपस्थित है। अर्थव्यवस्था देखते हैं सिंधु सभ्यता की। सिंधु सभ्यता की हड़प्पा। सिंधु सभ्यता की अर्थव्यवस्था कृषि, पशुपालन और व्यापार पर आधारित थी। सिंधु सभ्यता की अर्थव्यवस्था कृषि, पशुपालन और व्यापार पर आधारित थी। यहाँ की आर्थिक स्थिति अत्यंत विकसित थी। कृषि। सिंधु सभ्यता के लोग रबी और खरीफ के अलावा नगदी फसलों की खेती भी करते थे। मुख्यतः लोग नवंबर दिसंबर में अपनी फसलों को बोते थे और अप्रैल मई में काट लेते थे। अपने खेतों की सिंचाई के लिए कुएं, नदी, वर्षा के जल पर निर्भर थे। यहाँ के लोग कुल 9 प्रकार के फसलों की खेती करते थे। मुख्य फसल के रूप में गेहूं, जौ, धान, मटर, चना, सरसों प्रमुख थे। धौलावीरा के लोग जल संरक्षण की तकनीक से परिचित थे। रंगपुर, जो कि गुजरात से हमें धान की भूसी का साक्ष्य मिला है। लोथल से चावल का साक्ष्य मिला है। बनवाली, हिसार, हरियाणा से लकड़ी के बने हल का साक्ष्य मिला है। कालीबंगा, राजस्थान से जुटे हुए खेत, एक ही खेत से 2 फसलों के आने का साक्ष्य गेहूं और मटर का साक्ष्य मिला है। पशुपालन, यहाँ के लोग गाय, बैल, भैंस, बकरी, अन्य पशुओं का पालन करते थे। लेकिन सिंधु सभ्यता के लोगों का सबसे प्रिय पशु ऊबड़ वाला बैल था। व्यापार, आंतरिक और विदेशी व्यापार अर्थात आयात और निर्यात दोनों करते थे। सिंधु सभ्यता के लोगों के पास लोथल, बालाकोट, डाबरकोट में बंदरगाह थे। लोथल, बालाकोट, डाबरकोट में बंदरगाह थे। ये लोग अपने विदेशी व्यापार को नाव के द्वारा संचालित करते थे। इससे इनकम, विदेशी स्वदेशी व्यापार, इनकी विदेशी या स्वदेशी व्यापार वस्तु विनिमय प्रणाली अर्थात पर थी। मतलब वस्तुओं से वो एक वस्तु दो, दूसरी वस्तु लो। सिंधु सभ्यता के लोग कर्नाटक में कोलार की हड्डी की खान से सोने का आयात करते थे। चांदी का आयात अफगानिस्तान से करते थे। तांबे का आयात राजस्थान झुंझुनू जिले खेतड़ी से करते थे। लाजवंत मणि या लैपिस लाजुली अफगानिस्तान स्थित पत्सा की खान से करते थे। पतन कैसे हुआ इन लोगों का? सिंधु सभ्यता के पतन का सबसे प्रमुख कारण बाढ़। इस कारण को मार्शल और मैके ने उत्तरदायी बताया। दूसरा प्रमुख कारण आर्यों का आक्रमण। मार्टिमन, व्हीलर और गॉर्डन चाइल्ड के अनुसार आर्यों के प्रसिद्ध देवता इंद्र। ऋग्वेद में पुरंदर या किलों को नष्ट करने वाला कहा गया है। प्रोफेसर कैनेडी ने माना कि सिंधु सभ्यता का पतन मलेरिया जैसी महामारियों के कारण हुआ है।